नमस्ते, मेरा नाम है सुशील कुमार गिरी। आप सभी का इस निस्वार्थ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बात करें इस यूट्यूब चैनल के बारे में, तो इस चैनल पे बिहार बोर्ड सीबीएसई की 10वीं क्लास की तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर जो 2 बहुपद के बारे में। अगर इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर वाले सवाल को अगर हम देखें तो इस चैप्टर से 9 से 10 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें 2 नंबर वाले में तो 1 से 2 सवाल वहां भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहुपद के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, तो बहुपद एक गणितीय व्यंजक है जो कि चर और अचर के मिलने से बनता है। बहुपद एक गणितीय व्यंजक है जो कि चर और अचर के मिलने से बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चर के बारे में और बात करेंगे अचर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें चर के बारे में, या आखिर चर क्या होता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे अचर के बारे में, अचर क्या होता है। तो अगर हम बात करें चर के बारे में, तो अंग्रेजी में जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड। जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। अगर बात करें अचर के बारे में, तो जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर बोलते हैं, और जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपके पास एक बहुपद है, जैसे कि 4x² प्लस 9x प्लस 10। इस बहुपद में अगर आपको बोले कि बताइए चर कौन सा है और अचर कौन सा है, तो यहाँ अंग्रेजी का अल्फाबेट्स है, यानी क्या है, चर है। ये भी क्या है, चर है। ये क्या है, अचर है। क्यों, क्योंकि संख्या है। ये भी क्या है, अचर है। क्यों, क्योंकि संख्या है। और ये भी क्या है, अचर है। क्यों, क्योंकि संख्या है। तो अभी हमने सीखा कि चर किसे बोलते हैं, अचर किसे बोलते हैं। जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं, और जो संख्या होती है उन्हें हम अचर बोलते हैं। चलिए इसके आगे हम अब बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात हम किसे बोलते हैं, बहुपद की घात किसे बोलते हैं। तो बहुपद में चर का जो सबसे उच्चतम जो घात होता है उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद में जो चर होगा उसका जो सबसे जो उच्चतम जो घात होगा उसे हम बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए, अगर हम जैसे कि 4x² प्लस 9x प्लस 10 एक बहुपद है। तो बहुपद में चर का जो सबसे जो उच्चतम जो घात होगा इसे हम बहुपद की घात बोलेंगे, इसे हम बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो दोनों में सबसे उच्चतम जो घात है वो 2 है, इसीलिए 2 जो होगा हमारा बहुपद की घात होगा। अगर एक और एग्जाम्पल लें अगर हम, तो 8x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3, ये भी हमारा एक बहुपद है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें बहुपद का घात हमारा कौन सा होगा, तो चर का सबसे उच्चतम घात। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि सबसे उच्चतम घात कितना है, 3। यानी कि अगर इस बहुपद में अगर हम बात करें कि इस बहुपद में चर का घात कौन सा होगा, तो हमारा 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें बहुपद में, एक नोट देके लिखिएगा, एक नोट देके लिखिएगा इसमें बहुपद की घात में कि बहुपद की घात, बहुपद की घात हमेशा
हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। यानी कि हमेशा बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्या होता है वो हमारा जीरो से शुरू होता है, तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। यानी कि कहीं भी अगर बहुपद आपको दिखाई देगा तो उसका जो घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। जैसे कि यहाँ पे दो है, दो हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एक है, एक हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे तीन है, तीन हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर कहीं कहीं अगर आपको x का घात जीरो भी अगर कहीं दिख जाए, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा बहुपद है। क्यों? क्योंकि बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, और जीरो भी हमारा क्या होता है? जीरो भी हमारा पूर्ण संख्या होता है, जीरो भी हमारा पूर्ण संख्या होता है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बहुपद की पहचान। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की पहचान। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुपद की पहचान के बारे में, यानी कि हम बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा है कि बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। यानी कि कोई भी जो बहुपद होगा उसका जो घात होगा हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। अगर किसी भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या में नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि x घात जीरो, x घात जीरो, तो x घात जीरो, जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, यानी ये क्या है? बहुपद है। अगर हम बात करें x घात चार, x घात चार, तो चार भी हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी ये भी क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर हम बात करें x घात माइनस दो, x घात माइनस दो, तो माइनस दो जो हमारा है यह पूर्ण संख्या नहीं होता है, माइनस दो पूर्ण संख्या नहीं होता है। जब माइनस दो पूर्ण संख्या नहीं होता है तो इसलिए x घात माइनस दो बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी अगर चर माइनस में हो, उसका जो घात हो वो माइनस में हो, तब वह चर कभी बहुपद नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे रूट अंडर एक्स, यानी कि x जो है वो रूट के अंदर है, अगर हम बात करें कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x और रूट का जो मान होता है वो एक बटा दो होता है, एक बटा दो होता है, तो एक बटा दो यानी कि आधा है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अगर हम बात करें वन बाई एक्स के बारे में, यह बहुपद है कि नहीं है, तो वन बाई एक्स अगर इसको हम तोड़ेंगे तो x नीचे है, अगर नीचे x को नीचे से अगर हम ऊपर ले जाते हैं, अगर नीचे से x को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका जो चिन्ह होता है कट जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो गया, यानी कि यहाँ भी इसका जो चर का जो घात है वो माइनस में है, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हमने बहुपद की पहचान के बारे में जाना कि अगर बहुपद के अगर घात में पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद कहलाएगी, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते। तो बहुपद की पहचान को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। अब हम बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं इसको, बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकार, अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार के बारे में, तो बहुपद को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा
पद के आधार पर, और एक हमारा होता है घात के आधार पर। हम बहुपद को दो भागों में बांटते हैं, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। तो सबसे पहले पद के आधार पे पढ़ते हैं। पद के आधार पे अगर किसी बहुपद में एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पदी। और किसी बहुपद में दो पद होता है उसे हम कहते हैं द्विपदी। और किसी बहुपद में तीन पद होता है उसे हम कहते हैं त्रिपदी। यानी कि अगर किसी बहुपद में एक पद हो, यानी कि जैसे कि x क्या है, एक पद है। और किसी बहुपद में दो पद हो, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 4, एक दो, इसमें कितना पद है, दो पद है, यानी इसे क्या बोलेंगे हम, द्विपदी। अगर किसी बहुपद में तीन पद है, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20, इसमें कितना पद है, एक दो तीन। तो अगर किसी बहुपद में तीन पद होता है उसे हम बोलते हैं त्रिपदी। अब हम बात करते हैं घात के आधार पे। तो घात के आधार पे अगर किसी बहुपद का घात अगर एक होता है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद का घात दो होता है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद का घात तीन होता है इसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। रैखिक यानी कि इसका घात एक हो, यहाँ पे द्विघात यानी कि जिसका घात दो हो, त्रिघात यानी कि जिसका घात तीन हो। तो सबसे पहले बहुपद के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो बहुपद को हम दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। पद के आधार पे हम बहुपद को जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम एक पदी बोलते हैं। जिस बहुपद में दो पद होता है उसे हम द्विपदी बोलते हैं। जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे हम त्रिपदी बोलते हैं। अगर हम बात करें घात के आधार पे तो जिस बहुपद का घात एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात दो होता है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और जिस बहुपद का घात तीन होता है उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो बहुपद के प्रकार को जानने के बाद अब हम बात करेंगे इसके व्यापक रूप के बारे में। हेडिंग डालिए व्यापक रूप। व्यापक रूप सबसे पहले हमारा होता है रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद। उसके बाद त्रिघात बहुपद। तो अगर हम बात करें व्यापक रूप के बारे में, जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में, इसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। व्यापक रूप भी हमारा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एक नंबर वाले सवाल में व्यापक रूप आपसे पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर रैखिक का पूछे तो ax प्लस b, अगर द्विघात का पूछे
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर त्रिघात का पूछे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे शून्य के बारे में। अब हम शून्य के बारे में जानेंगे और शून्य निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं शून्य। तो अगर हम डालें हेडिंग शून्य ज्ञात करें। अब हम पढ़ेंगे कि हम शून्य किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करने से पहले हम शून्य के बारे में जानेंगे कि आखिर यह शून्य होता क्या है। आखिर यह शून्य होता क्या है। तो शून्य का मान किसी भी बहुपद में रखने पे उसका मान 0 बन जाता है। यानी कि इसका मतलब है, इसको अगर हम बोले तो शून्य एक ऐसा मान होता है जिसका मान बहुपद में रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाता है। शून्य एक ऐसा मान होता है जिसका मान बहुपद में रखने पर उसका मान 0 बन जाता है, यानी कि 0 बन जाता है। उसी को हम शून्य बोलते हैं। अगर हम बात करें शून्य ज्ञात करें, यानी कि शून्य कैसे निकालें। अगर हम शून्य निकालने के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले शून्य निकालेंगे हम, सबसे पहले सीखेंगे हम द्विपदी के बारे में। यानी कि अगर कोई बहुपद द्विपदी में है, यानी उसका पद अगर 2 है, तो उस पद का, उस बहुपद का हम शून्य कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके सामने, x प्लस 4। एक बहुपद है x प्लस 4, इसका शून्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि हम द्विपदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ एक पद है और यहाँ एक पद है, यानी कि क्या है, इसके पास 2 पद है, यानी कि द्विपद है, द्विपदी है। तो कभी भी अगर द्विपदी का शून्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसके बराबर में 0 लगा देते हैं। इसके बराबर में 0 लगा देते हैं और 0 लगाने के बाद यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे जो चर है, यहाँ पे x हो या फिर y हो या फिर z हो या फिर m हो या फिर n हो या फिर a हो, जो भी चर हो यहाँ पे, तो उसका मान निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे x है, तो अब हम x का मान निकालेंगे। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x को छोड़ के इसके साथ जो भी संख्या है उसको बराबर के इधर से हम उधर भेजते हैं। तो बराबर 0 पहले से इधर है, ये जो 4 है इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। किसी भी संख्या को हम जब बराबर के इधर से उधर भेजते हैं तो संख्या वही रहता है, लेकिन उसका जो चिन्ह होता है वो उसका उल्टा होता है। अगर बराबर के इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, अगर इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x बराबर कितना आ गया, -4। कितना आ गया, -4। यानी कि x बराबर -4, यानी कि अगर हम इस बहुपद का शून्य के बारे में बात करें तो इस बहुपद का जो शून्य है वो हमारा होगा -4। वो हमारा होगा -4। यानी कि इस बहुपद का शून्य -4 है, यानी कि -4 अगर इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद का मान 0 बन जाएगा। इस बहुपद का मान 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्य का काम ही होता है किसी भी बहुपद को 0 बना देना। एक और एग्जाम्पल तौर पर अगर इसको समझेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। क्यों? क्योंकि एक यह बहुपद है, इसका हमको शून्य निकालना था। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि कभी भी किसी भी बहुपद का अगर शून्य निकालना होता है, अगर वो द्विपदी है, अगर वो द्विपदी है तो वहां पे क्या करते हैं, उसके बराबर में हम 0 ले लेते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर -4 हो जाएगा। यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे √4, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा x का मान आएगा वो प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। क्यों? प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक बार शून्य को +2 लेंगे और एक बार -2 लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना घात होता है बहुपद में उतना ही शून्य निकलता है। यहाँ पे घात 2 है, इसी के चलते जो शून्य का आया वो भी 2 आएगा, जो शून्य का आएगा वो भी 2 आएगा।
तो अभी हमने सीखा कि किसी भी द्विपदी बहुपद का हम शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि त्रिपदी का हम शून्यक कैसे निकालते हैं। चलिए आगे हम अब सीखते हैं कि त्रिपदी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। त्रिपदी बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। त्रिपदी बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो अब हम त्रिपदी बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें त्रिपदी बहुपद के शून्यक के बारे में, तो यहाँ पे हम आपको त्रिपदी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला बताते हैं। एक जो होता है इसका नाम है गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड विधि। त्रिपदी बहुपद का शून्यक हर कोई इसी तरीके से निकालता है, उसका गुणनखंड करके। लेकिन हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जिस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट त्रिपदी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। चलिए उस फॉर्मूले का नाम है, कभी भी अगर हमको शून्यक निकालना होगा जैसे कि x बराबर तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यानी कि कभी भी अगर आपको त्रिपदी बहुपद अगर दिखाई दे, त्रिपदी बहुपद अगर आपको दिखाई दे और अगर आपको उस त्रिपदी बहुपद का शून्यक अगर निकालना हो, तब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, या तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, आप इसके भी मदद से उसका शून्यक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेके हम दोनों विधि को समझते हैं और दोनों विधि से हम उत्तर निकाल के दिखाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम दोनों विधि को समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम सीखते हैं। चलिए इसको हम गुणनखंड द्वारा इसको हम सीखते हैं, इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो कभी भी गुणनखंड विधि द्वारा अगर किसी भी त्रिपदी द्विघात बहुपद का, कभी भी त्रिपदी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालना होता है गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या करते हैं कि आखिरी वाले संख्या से पहले वाले संख्या में गुणा करते हैं। यानी कि जो आखिरी वाला संख्या होता है इस संख्या से हम पहले वाले संख्या में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल निकलता है उसको इस तरीके से तोड़ना होता है कि उसको जोड़ने पे और घटाने पे बीच वाला इतना आना चाहिए। यानी कि अगर हम -8 को और x के अचर यानी कि यहाँ पे एक छिपा हुआ है, इस एक से अगर गुणा करते हैं हम, तो अगर यहाँ पे हम -8 और x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, -8 ही आएगा, -8 ही आएगा। अब इस -8 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि उसको गुणा करने पे फिर -8 आए और जोड़ने या फिर घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इस आखिरी वाले को जब हम पहले वाले के साथ गुना करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, -8
-8 और -8 को अगर हम तोड़ें तो इसको हम -8 को यहाँ पे इसको हम -4 और 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 हमारा आ जाएगा और इसको जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और जिसका जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह भी उसी का लगता है तो -2 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर पहले वाले को हम जैसा का तैसा लिखते हैं, बीच वाले की जगह पे जिस जिस रूप में हम तोड़ रहे हैं इसको लिखना होता है, यानी कि -4x इसके बाद से क्या लिए हैं +2x और बाकी जो आखिरी वाला है उसको हम सेम वैसा ही लिख देते हैं। और अगर अब हम यहाँ पे देखें तो कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो जहाँ पे कॉमन निकलता है वहां पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर -4x है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है। जब x यहाँ पे 2x है, 2x में से जब एक x निकल गया यहाँ पे 1x बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पे 4 बचा। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो जब इसमें से 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा, माइनस का माइनस और 2 इसमें से कॉमन निकाल लिए यानी कि 2 चौका 8 यानी कि यहाँ पे 4 बच गया। कॉमन निकालने के बाद अगर यहाँ और यहाँ अगर दोनों जगह आपका अगर मान इसका अगर बराबर आ रहा है तो यानी कि आपका उत्तर सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे जो 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं, यानी कि x - 4 2 बार है, इसको हम 1 बार लिख लिए। और यहाँ पे जो x है और यहाँ 2 है इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, इस x को और इस 2 को हम एक साथ लिखते हैं, यानी कि x + 2। अब देखिए पहले क्या था, यह पहले त्रिपदी था, पहले यह त्रिपदी था लेकिन अब क्या हो गया, अब यह द्विपदी हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 1 2, तो द्विपदी जब द्विपदी बहुपद होता है तो उसका शून्य कैसे निकालते हैं। जब द्विपदी होता है तो इसके पहले क्या बताए हैं, जब द्विपदी होता है और उसका जब शून्य निकालना होता है तो इसको हम 0 के बराबर करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें अगर हम तो पहला कितना आया है x - 4, यानी कि चूंकि x - 4 बराबर 0 तो यहाँ से हम x का मान निकालें कितना आ जाएगा प्लस का 4, यानी कि पहला हमारा शून्य किया हो गया। यहाँ पे कितना है x + 2, x + 2 इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे, यानी यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x बराबर -2, यानी कि पहला शून्य हमारा आ गया +4 और इसके बाद -2, +4 और -2। तो देखिए इसमें जो हम गुणनखंड विधि द्वारा जो इसको बनाए हैं तो हमारा शून्य क्या है +4 और -2, +4 और -2। लेकिन अभी हम आपको बताए हैं कि हम शून्य को अगर कोई भी अगर द्विघात अगर त्रिपदी अगर बहुपद होता है तो उसके शून्य को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारा यह हो गया गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि हर कोई यही बताता है, लेकिन हम जो अभी जो आपको फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूला से सिर्फ इसी को हम इस क्वेश्चन को इसका हम शून्य निकाल के डायरेक्ट दिखाएंगे। चलिए उसको फिर देखते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन वही है। अब हम जो दूसरा विधि है जो बताए हैं कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला के माध्यम से हम शून्य निकाल सकते हैं। जो पहला विधि के द्वारा जो उत्तर निकाले हैं जो हमारा शून्य का है, एक का मान +4 और एक का मान -2। चलिए इस चीज को अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करके चेक करके देखते हैं तो उतना उसका उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन यही है। चलिए तो क्या था फॉर्मूला कि x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा 2a, यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हम डायरेक्ट इसका मान निकालते हैं शून्य का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ c है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले बहुपद में किसी भी बहुपद में जो सबसे जो पहला पद होता है उस पद में जो अचर होता है उसको हम a मानते हैं। यानी कि पहले पद में जो अचर होता है उसको हम a मानते हैं, और दूसरे पद में जो अचर होता है इसको हम b मानते हैं।
इसको हम बी मानते हैं, और तीसरे पद में जो अचर होता है इसको हम सी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं। यानी कि पहले पद में जो अचर है उसको हम ए मानते हैं, दूसरे पद में जो अचर है उसको हम बी मानते हैं, तीसरे पद में जो अचर है उसको हम सी मानते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका अगर हम गुणांक देखिए तो वहाँ पे एक यहाँ पे है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो रखते हैं चलिए इस फॉर्मूला पे, तो माइनस बी है, यानी कि माइनस बी कितना है 2, बी कितना है -2, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा हमारा प्लस, बी कितना है 2 का प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस दोनों यहाँ पे रहेगा, अब रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर, इसके बाद से -4ac, यानी कि -4 गुना ए कितना है हमारा 1, यानी कि 1 गुना सी कितना है हमारा -8, यानी कि -8, ठीक, बटा 2a, यानी कि 2 गुना ए कितना है 1। आगे चलिए इसमें जब आगे अगर हम देखें तो प्लस का 2, ठीक है, तो प्लस का 2 लिखते हैं इसको हम डायरेक्ट, 2 प्लस माइनस रहेगा, रूट अंडर -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 चौका 32, 32 में गुणा करेंगे 1 से 32 होगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 32, प्लस हमारा 32 बटा 2 यहां से अगर हम देखें यहां से तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 32 4 36 बटा में 2। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस 36 का रूट कितना होता है, कितना होता है रूट 8, नहीं 6, कितना होता है 6, तो 6 और बटा में 2 यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि इसका मतलब है कि 6 को एक बार प्लस के साथ लेना है 2 के साथ, यानी कि 2 को एक बार जोड़ना है 6 के साथ, और उसके बाद से 2 को एक बार घटाना है 6 के साथ, घटाना है 6 के साथ, और तब उसके बाद 2 से भाग करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 × 2 8 और बटा में 2 कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो पहला हमारा शून्य का आया कितना आया 4, यहाँ पे कितना आया है 4, यहाँ पे कितना आया है 4, यहाँ पे एक बार माइनस वाले इसको करेंगे हम एक बार, यहाँ पे 4 आ गया हमारा, जिसको एक बार हम अगर माइनस करेंगे तो 2 में से 6 घटेगा, तो 2 में से जब 6 घटेगा तो कितना आएगा हमारा माइनस का 4 और बटा में 2 से फिर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, तो वही हमारा एक शून्य क्या गया 4 और एक हमारा आ गया -2। यहाँ भी जो पहला जो मेथड से हम निकाले हैं गुणनखंड से, यहाँ भी आ गया +4, यहाँ भी -2। तो दोनों विधि में से कोई विधि जो आपको आसान लगे आप दोनों में से किसी एक विधि से शून्यक निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे शून्यकों के योग के बारे में। हम शून्यक निकालना सीख गए, शून्य किसे कहते हैं ये भी जान गए। अब हम बात करेंगे कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर शून्यक दे दे और हमसे उसका योग पूछे तो कैसे निकालेंगे, या फिर अगर कोई बहुपद दे दे और बहुपद देने के बाद वहां से शून्यक का योग पूछे तब उसको हम कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर बात करें हम, अगर द्विघात कोई भी अगर द्विघात बहुपद है, कोई भी अगर द्विघात बहुपद है तो उस बहुपद में अगर हमको शून्यकों का अगर योग निकालना है, शून्यकों का अगर योग निकालना है, शून्यकों का अगर हमको योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले शून्य को हम अल्फा बीटा गामा से भी दर्शाते हैं, यानी कि शून्य को हम अल्फा बीटा और गामा से भी दर्शाते हैं। तो शून्यकों का योग यानी कि अगर हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे
तो हम क्या करेंगे, संयुग्मों का गुणनफल, यानी कि अगर हमसे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे, ये तो द्विघात बहुपद का हो गया कि अगर हमसे अल्फा प्लस बीटा यानी कि संयुग्मों का योग के बारे में अगर पूछेगा द्विघात बहुपद का, तो क्या करेंगे, अगर हमसे संयुग्मों का गुणनफल पूछेगा द्विघात बहुपद का, तब हम क्या करेंगे, अगर हमसे त्रिघात बहुपद में अगर हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। सबका फॉर्मूला होता है, अगर हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछे इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अगर हमसे अल्फा इंटू बीटा पूछे इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, अगर हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, अगर हमसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे इसका फॉर्मूला होता है डी बटा ए, अगर हमसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा का मान पूछे इसका होता है माइनस सी बाई ए। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, तो ठीक है, इसको आपको याद करना है कि अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो माइनस बी बाई ए, अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे सी बाई ए, अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछे माइनस बी बाई ए, अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछे तो माइनस डी बाई ए। अच्छा यहाँ पे माइनस छूट गया, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा। अगर आपसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पूछे तो यहाँ पे सी बाई ए होता है, यहाँ पे सी बाई ए होगा। तो इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। अब इस फॉर्मूला पे अब हम एक बहुपद लेके और वहां पे हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के आपको बताएंगे और आपसे वहां पे हम अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल के दिखाएंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एक बहुपद है, और इस बहुपद में अगर आपसे पूछे कि इसका आप संयुग्मों का योग निकालिए, यानी कि अगर इसमें आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो क्या करेंगे, तो अभी बताया है मैंने फॉर्मूला, इसका क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस बी, यानी कि दूसरा पद का जो अचर होगा उसको लेना है माइनस में, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो अचर कितना हो जाएगा 2 बटा में यहाँ कितना है, यहाँ पे जो गुणा किसका है, जो पहले पद में जो अचर है 1 है, यानी कि 1, यानी कि इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसके शून्य का योग कितना आ गया 2। अगर हम इसी बात करें अल्फा इंटू बीटा का अगर मान पूछ ले क्या होता है सी बटा ए, सी कितना है माइनस 15 और बटा ए कितना है 1, यानी कि माइनस 15 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कि शून्य दे के अगर आपसे बहुपद पूछ ले कि शून्य दे दे और आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि एक क्वेश्चन में आपका शून्य दिया हुआ है, अगर हम बात करें शून्य के बारे में, शून्य दिया हुआ है, मान लीजिए शून्य हो गया आपका -5 और हो गया आपका 3, -5 और 3, -5 और 3, ठीक है, एक शून्यक है। तो अगर हम बात करें कि इस शून्यक पे आपको निकालना है एक द्विघात बहुपद, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पे रख के हम यहाँ से हम इसके द्विघात बहुपद का पता लगा सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस पी बटा ए, तो यहाँ पे शून्यक है, इसका प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसका मान अल्फा है इसका मान बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जोड़ेंगे -5 प्लस 3 यानी कि माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, तो 5 में से गया 2 बड़ा 5 है, इसके पहले माइनस, इसके पहले भी माइनस, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणा करेंगे 5 के 15 -15, और यहाँ देखिए अगर हम तो एक्स स्क्वायर
यहां से माइनस 2x माइनस 15, यहां से x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 15। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। तो इस तरह से हम अगर शून्यक दे दे और अगर हमसे द्विघात बहुपद पूछ ले तो इस फॉर्मूला के, इस सूत्र के माध्यम से उसको हम निकाल सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बहुपद का जितना भी कंसेप्ट था, जितना भी थ्योरी था, सबको करा दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को देखेंगे, उसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।